So, good morning class. Here we have part third of chapter third, polity, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हमने अभी तक देख लिया है किस तरीके से पॉलिटिक्स काम करते हैं, इलेक्शन काम करता है, क्यों ज़रूरी है, क्या इलेक्शन होना ज़रूरी है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की होती है बेटा, देखो आप इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन होता है, आप एक व्यक्ति को वोट डालते हैं और वो जीत जाता है, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब वो एरिया जहाँ से ये बंदा इलेक्ट हुआ है। जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं भोपाल, ठीक है, भोपाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये व्यक्ति ये इसने इलेक्शन जीता है, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति है, कितना % चांस है कि सबके लिए बराबर से काम करेगा। यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कास्ट हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, वो सबके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए हम लोग है ना रिजर्व कैटेगरी बनाई हुई है हमने, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें जिस जगह पे माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटियों के राइट को एवल्यूस किया जाता है, माइनॉरिटियों की सुनी नहीं जाती है, तो वहाँ पे हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी दे देते हैं। ठीक है, और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का मेन मोटो होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जांपल देखो बेटा, हमने अभी देखा था 543 सीट थी, कहाँ पे थी, लोकसभा में। तो इसमें यहाँ पे दिया है, देखो टोटल लोकसभा में 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी के लिए शेड्यूल कास्ट होती है, उसके लिए 543 में से कितनी बेटा 84 सीट हैं जो रिजर्व की गई हैं। देन एसटी के लिए कितनी सीट की गई हैं 47 सीट। तो इन सीट्स पर 84 सीट्स पर जहाँ भी 84 सीट्स हैं वहाँ कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, वो एससी का कैंडिडेट लड़ेगा, फिर एसटी का कैंडिडेट लड़ेगा। और कुछ जगहों पर ऐसी भी हैं जहाँ ओबीसी के लिए ग्राम पंचायत और म्यूनसिपालिटी में ओबीसी और वुमेंस के लिए भी रिजर्वेशन की बात की गई है। ये अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी रिजर्वेशन, एंड प्लस जो मोर इम्पोर्टेंट है, हमारे एमपी में जो वुमेन है उनके लिए 50% रिजर्वेशन है। आप पंचायत इलेक्शन में देखें तो लगभग सभी जगह पे पंचायत इलेक्शनों में महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ वुमेन का जो पार्टिसिपेशन कम होता है इलेक्शन, इसलिए उनको रिजर्वेशन देना ज़रूरी है, जिनका उनका वो निकल कर सामने आए और वो अपना पूरा पार्टिसिपेशन दे सकें हमारे भारत की उन्नति में। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसी होती है। ठीक है, और ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जहाँ पर्टिकुलर वो ट्राइब या फिर पर्टिकुलर वो जो कास्ट है वो ज़्यादा होती है, और उसको या तो उसको है ना एवल्यूस किया जा रहा है, उसके जो राइट्स हैं उनको हटाया जा रहा है, या उनकी डिमांड पूरी नहीं की जा रही है। तो इससे उनकी डिमांड और जो मेन स्ट्रीम है, मेन जो इंडिया है, जो वर्तमान प्रेजेंट इंडिया है, उसमें उनको बराबर से उनके मौके मिलें, उनको अधिकार मिल सके, उनको राइट मिल सके। ये इनका कार्य, ये इनका मेन रीजन होता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का। अब हम आते हैं वोटर लिस्ट पर। वोटर लिस्ट क्या होती है? वंस द Constitution are decided, the next step is to be decided who can not vote, कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता वोट। The decision cannot be left by anyone till the last day. In democratic election, the list of those who are eligible to vote prepare much before the election। मतलब जो इलेक्शन में जो वोट दे सकते हैं उन कैंडिडेट की लिस्ट पहले तैयार करनी पड़ती है। इलेक्टोरल रोल, इसको क्या बोलते हैं, ऑफिशियली कॉल इलेक्टोरल रोल, एंड द कॉमनली सेज वोटर लिस्ट। ठीक है, अब वोटर लिस्ट में कौन भाग देगा? तो हमारे यहाँ भी कंट्री में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब होता है जो 18 साल से बड़े हैं सारे के सारे वोट देंगे, सब के सब कह देंगे वोट देंगे। ठीक है, इन आवर कंट्री ऑल सिटीजन एजेड 18 एंड द अबव कैन वोट इन इलेक्शन। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। मतलब कास्ट, रिलीजन, जेंडर किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप, ये यहाँ पे रिजर्व सीटेट्स दिखाई गई हैं। टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी 543 है, कितनी बेटा 543, उसमें से 84 रिजर्व फॉर एससी एंड 47 रिजर्व फॉर एसटी। ठीक है, जनरल के लिए 412 हैं। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ जहाँ दिखाई गई है, जो सीटेट्स दिखाई गई हैं वो सब रिजर्व हैं। ठीक है, अपना एमपी में देखो, एमपी में कितनी है 29। स्टेट लोकसभा की सीटें कितनी है एमपी में 29 है। कितनी है लोकसभा की सीटें एमपी में 29 है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। नेक्स्ट टर्मोलॉजी आती है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। कौन नॉमिनेशन कर सकता है?
बेटा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट एज है। जैसे पंचायत के हैं तो आप 21 साल के हैं, आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। वैसे ही आप लोकसभा में अगर इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज कितनी है, आपकी 25। मिनिमम एज कितनी है, 25 लोकसभा के लिए। वाइल वोट करने की एज है 18 ईयर का। अगर आप हैं तो वोट दे सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेटेड देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। तो नॉमिनेशन कैसे होता है, एक व्यक्ति जो 25 साल का है वो लोकसभा में आपको एक पार्टी के पास जाएगा, वो बोलेगा मुझे चुनाव लड़ना है, वो चाहेगी, वो पार्टी उसको टिकट देगी। और पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेटेड एंड कैंडिडेट हु विल गेट द सिंबल्स ऑफ पार्टी एंड सपोर्ट्स द पार्टी नॉमिनेशन इज कॉल्ड टिकट। क्या बोलते हैं इसको, टिकट देना बोलते हैं, ठीक है ना। आपने लोकल लैंग्वेज में सुना होगा, टिकट मिल गया हमको, ठीक है ना, उस तरीके से ना हो। देखो तो इस तरीके से होता है कि एवरी कैंडिडेट हैज़ मेक लीगल डिक्लेरेशन फॉर फॉलोइंग। आपको एक लीगल डिक्लेरेशन फिल करना पड़ेगा इस तरीके से। देखो ये दिया हुआ फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म भर कर देना पड़ता है आपको इलेक्टोरल रोल के लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या कंडीशन होती है, सीरियस एंड क्रिमिनल केस पेंडिंग टू द, आपके अगेंस्ट में सीरियस केस तो नहीं है कोई। डिटेल एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ, आपके पास कितना धन है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है वो दिखानी पड़ेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ेगी। अब बेटा यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं वो ज़रूरी नहीं है आपको एजुकेशन ज़रूरी हो, आपके पास नहीं है ज़रूरी। उसका कारण क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट, देयर इज़ नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट इन भाई, देयर इज़ नो क्वालिफिकेशन। क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हम आज़ाद हो रहे थे, जब हमारे पास फ्रीडम मिल रहा था, तब हमारे पास ऐसे लोग नहीं थे जो चुनाव में एजुकेटेड हों। अगर हम ये अलाउ कर देते कि जो एजुकेटेड कैंडिडेट हैं वही चुनाव लड़ेंगे, तो हमारे पास तो फिर इलेक्शन हो ही नहीं पाते। इसलिए हम देखें। और फिर दूसरी बात ये नहीं है, एजुकेशन ये तो तय नहीं करता है कि कोई व्यक्ति अच्छा है कि वो उसका जो पॉलिटिकल कैरियर अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, वो सोच अच्छा सकता है, ठीक है। तो ये इसका दिया हुआ है कि आपके पास एजुकेशन का क्या एस्पेक्ट है, ठीक है। ये फॉर्म है, आपको इलेक्शन कमीशन को भर के देना पड़ता है, ठीक है। नाउ इलेक्शन कैंपेन, क्या बेटा, इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। अब हम इलेक्शन कैंपेन देखें तो इलेक्शन कैंपेन ज़रूरी क्यों है। इलेक्शन कैंपेन इसलिए ज़रूरी है क्यों आप अपनी बात रखते हैं जनता के सामने। मैनी ऑफ पर्पस ऑफ इलेक्शन इज़ टू गिव द पीपल्स टू चांस टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। द गवर्नमेंट हैज़ टू policies therefore it's necessary to have free and open discussion about the who is better representative। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कौन अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपने आप को लोगों के सामने रखे। इसके लिए कितना टाइम मिलता है, इसके लिए आपको 2 वीक मिलते हैं, 14 डेज मिलते हैं। आप उसमें आपका प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, प्रचार करना बोलते हैं। अब जैसे कुछ प्रचार के तरीके देखो, कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने बोला था गरीबी हटाओ, कब, 1970 में। ये इससे और फिर ये इलेक्शन जीत गई थी। फिर सेफ डेमोक्रेसी, जिसने जनता दल ने स्लोगन यूज़ किया था, लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण इन 1977। एंड फिर एक और अच्छा जो है कि लैंड टू ट्रायल, ये द लेफ्ट फ्रंट यूज टू स्लोगन लैंड टू ट्रायल, मतलब ज़मींदार जिसको बोलते हैं, जोतने वाले जो लोग होते हैं, जो ज़मीन पे जोत करते हैं, उनके लिए, तो उनको ज़मीन दी जाए। इन वेस्ट बंगाल इलेक्टेड इन 1977। प्रोटेस्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर तेलुगु, ये तेलुगु का स्लोगन था, NT रामाराव द्वारा दिया गया था, और तेलुगु देशम उनकी पार्टी थी, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन द डेमोक्रेसी इज द बेस्ट ऑफ लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शन कैंपेन द वे दे वांट। मतलब इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन पार्टीज़ फ्री होती हैं किस तरीके से वो अपने आप को कैंपेन करेंगी, किस तरीके से आपको प्रमोट करेंगी। लेकिन कुछ शर्तें हैं जो माननी पड़ती हैं उनको। ब्राइब एंड थ्रेटन, आप किसी को घूस नहीं दे सकते, आप धमकी नहीं दे सकते। पीपल टू अपील नेम एंड कास्ट, आप कास्ट और नाम के रिलीजन के आधार पर आप उनको बोल नहीं सकते कि हमें वोट दो। सेम गवर्नमेंट रिसोर्सेज ऑफ यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन, ठीक है। देन स्पेंड मोर 25 lakhs इन कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ लोकसभा एंड 10 lakhs इन विधानसभा। आप इससे ज़्यादा पैसा भी खर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। 25 लाख और 10 लाख, ठीक है। 10 लाख विधानसभा में, 25 लाख लोकसभा में, ठीक है। इसके बाद आती है बेटा नो पार्टीज एंड कैंडिडेट। मॉडल ऑफ कंडक्ट, एक इलेक्शन कमीशन द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है, उसको आप एवोल्यूस करते हैं, एवोल्यूस नहीं कर सकते। एवोल्यूस करते हैं तो आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, इलेक्शन आपको लड़ने नहीं दी जाएगा। मॉडल ऑफ कंडक्ट, यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, यूज़ ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। मतलब कोर्ट, अगर आप किसी भी वर्शिप प्लेस को अगर यूज़ करेंगे तो आपका जो नॉमिनेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकंड क्या है, यूज़ ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट ऑफिशियली फॉर इलेक्शन।
वंस इलेक्शन आर अनाउंस मिनिस्टर सेल नॉट बी फाउंड लेट फाउंड आउट स्टोन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। आप कोई भी इलेक्शन अगर आपका चालू हो गया है तो अब आप नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें हैं, अगर आपने ऐसा किया तो आपको नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्मोलॉजी है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू बेटा।